नमस्कार दोस्तों, आना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद हमने आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिटन नेल्स को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। आज मैं कलर एक्रिलिक यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं एक्रिलिक ओम्ब्रे कैसे करते हैं और एनकैप्सुलेशन कैसे करते हैं और उसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक आपको दिखाने जा रही हूँ, जहाँ की अगर आपका कोई क्लाइंट है जिनका नेल्स काफ़ी बिटन और शॉर्ट है, लेकिन उनका सामने का वो जो फिंगर टिप में जो फ्लैश है वो थोड़ा उठा हुआ रहता है, तो कभी कभी क्या होता है हम उसमें फोम्स या टिप्स लगा नहीं पाते। तो ऐसे नेल्स को नॉर्मली टेक्नीशियंस मना कर देते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो बहुत ही ट्रिकी होता है, दूसरी बात ये है कि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो मोस्टली लोग मना कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से एक टेक्नीशियन को हर टाइप का नेल्स बनाना आना चाहिए। कोई भी टाइप का नेल हो आपको उसमें काम करना आना चाहिए। भले आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए और कभी क्लाइंट को निराश होकर वापस नहीं जाना चाहिए। तो जैसे आपको पता है, सबसे पहले हम ड्राई मैनिक्योर करेंगे, जहाँ पे हम एक क्यूटिकल पुशर यूज़ करके मैंने ऑलरेडी क्यूटिकल को पुश बैक कर लिया है। और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फाइल यूज़ कर रही हूँ। जब भी हमारा कोई भी क्लाइंट हो जिनका बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो या इतना रेगुलरली वो एक्सटेंशंस या क्या कहते हैं मैनिक्योर नहीं करते हैं, तो उनके नेल्स में काफ़ी डेड स्किन इकट्ठा हो जाता है। तो एक्सटेंशन जब भी करते हैं, एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हमें नेल प्लेट को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना होता है। जब मैं कहती हूँ कि नेल प्लेट को अच्छे से क्लीन करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेल को फाइल कर करके उसको काफ़ी निकाल दो, नहीं। नेल क्लीन करने का मतलब है आपके नेल प्लेट में जितने भी डेड स्किन है या फिर पहले वाला एक्सटेंशन का कुछ लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट या कुछ प्रोडक्ट रह गया है, या फिर कोई नेल पॉलिश, कभी कभी क्लाइंट्स क्या करते हैं वो ट्रांसपेरेंट या क्लियर नेल पेंट लगाते हैं। वो जेल भी हो सकता है, सादा नेल पॉलिश भी हो सकता है। तो कुछ भी अगर रहेगा लेफ़्ट ओवर पिछले सर्विसेज का या क्लाइंट ने खुद किया, वो सब हमें निकालना होता है। और यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिक फाइल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लाइंट जो है जिनका नेल्स पहले तो वो बिटन नेल्स है, दूसरी बात ये है कि उनका ड्राई स्किन, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन और डेड स्किन है क्यूटिकल एरिया में। ऐसे सिचुएशंस में एक इलेक्ट्रिक फाइल काफ़ी फास्ट होता है और एफिशिएंट होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यही सेम चीज़ आपका हैंड फाइल से भी कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा 180 ग्रिड का फाइल और उसके ऊपर का फाइल, जैसे आपका क्लाइंट का नेल कितना हेल्दी है वो बेसिस पे आप अपना फाइल का ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम 180 या 220 ग्रिड का फाइल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं फ्लेम बिट यूज़ कर रही हूँ। ये ड्राई मैनिक्योर के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी रेड एब्रेसिव मार्क। उसमें जो लाल कलर का एक पट्टा आपको दिख रहा होगा बिट में, वो रेड एब्रेसिव मार्क है। ये बेसिकली हमारा जो बिट है वो कितना शार्प है, कितना फाइन है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए वो मार्किंग, वो कलर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्यूटिकल को पुश बैक किया और उनके नेल से काफ़ी डेड स्किन वगैरह सब निकाल दिया। उसके बाद मैंने एक हैंड फाइल यूज़ करके नेल प्लेट में जो शाइन वगैरह है वो बफ़ कर रही हूँ। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है, जब हम ड्राई मैनिक्योर करते हैं तो हमें कभी भी नेल प्लेट को ओवर फाइल नहीं करना चाहिए। इवन दो हम कल जाके एक्सटेंशन निकाल देते हैं, हमारा नेल कभी भी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है उसका मतलब है आपने बहुत ज़्यादा ओवर फाइल कर दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे हैंड फाइल यूज़ करके सारा नेल के ऊपर का जितने भी शाइन वगैरह था वो निकाल दिया है। उसके बाद मैं एक क्यूटिकल निपर यूज़ करके उनका जो एक्सेस डेड स्किन है एपिनिकियम एरिया में, उसको मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे हमें बहुत केयरफुली काम करना है। सबसे पहले हमारा निपर काफ़ी शार्प होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम सिर्फ डेड स्किन को ही ट्रिम करते हैं, उनका लाइव स्किन में कभी भी कट नहीं करना है। अगर कट हो गया तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है। एक बार ट्रिम करने के बाद मैंने एक लिंट फ्री वाइप लिया है और उसमें अल्कोहल पंप किया है, और उसके बाद मैंने अच्छे से उनका नेल प्लेट को
क्लीन किया है। ओके, तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं ड्राई मैनिक्योर। ओके, तो ये हम इलेक्ट्रिक फाइल से भी कर सकते हैं, हैंड फाइल से भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इनका नेल कितना क्लीन हो चुका है। पहले अगर स्टार्टिंग में आपने देखा रहेगा और अभी देखिए कितना साफ़ हो गया है। एक बार नेल प्लेट साफ़ हो गया है उसके बाद हम इमीडिएटली डिहाइड्रेटर लगाते हैं। डिहाइड्रेटर क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे नेल पे अभी भी हमने अल्कोहल से क्लीन किया है तो मोस्टली ऑयल मॉइस्चर सब निकल जाता है, फिर भी कुछ अगर रह गया है तो डिहाइड्रेटर उसको रिमूव कर देता है। और उसके तुरंत बाद मैंने एसिड फ्री प्राइमर लगाया है। वो बेसिकली एक एडिसिव की तरह काम करते हैं ताकि प्रोडक्ट और नेल प्लेट के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर देते हैं। और ये भी याद रखिएगा प्राइमर कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, अगर बहुत ज़्यादा लगा दिया तो भी वो एक्सटेंशन के लिफ्टिंग में एक रीज़न हो सकता है। अब यहाँ पे नेल एक्सटेंशन करने के लिए मैं पेपर फॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ। ऐसे नेल्स पे पेपर फॉर्म्स लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे भले नाखून छोटा है लेकिन उसका विड्थ काफ़ी ठीक ठाक विड्थ है। तो ऐसे नेल्स में अगर टिप्स लगाने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास काफ़ी जगह है नहीं, बट यहाँ पे फिर भी हम टिप लगा सकते हैं। बट पर्सनली मुझे फॉर्म्स लगा के नेल्स बनाना अच्छा लगता है, तो मैंने पेपर फॉर्म्स को मेजर करके उनके फिंगर के हिसाब से मैंने उसको ट्रिम करके एडजस्ट करके उसको मैंने फिट किया गया है। अगर आपको फॉर्म फिटिंग आता नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो उसी के लिए बना दूँगी। अभी मैंने फॉर्म को अच्छी तरीके से फिट कर दिया है और उसके बाद फिर हम सीधा प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। जब भी मैं फॉर्म फिट करती हूँ मैं हमेशा हर फिंगर में एक साथ नहीं लगाती, मैं एक एक फिंगर में लगाती हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 फिंगर पे फॉर्म लगा के फिर बाद में मैं प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ और उसके बाद फिर मैं दूसरे फिंगर में फॉर्म्स लगा के अपना प्रोसेस कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे फॉर्म लगाने के बाद मैंने क्लियर एक्रिलिक से एक फ्री एज बना दिया है। यहाँ पे मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट फिंगर का मैं आपको दिखाऊंगी कैसे फ्री एज बनानी है। और यहाँ पे क्लियर एक्रिलिक लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा एक्रिलिक और लिया है और उसके बाद मैंने उसके ऊपर ड्राई फ्लावर लगा रहा है। तो जब ड्राई फ्लावर लगा रहे तो हमें कुछ ऐसे नीचे चाहिए जो उसमें चिपक सकता है, इसके लिए मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्लियर ऐड कर रही हूँ। और याद रखिएगा जब भी हम ऐसे इनकैप्सुलेटेड नेल्स बनाते हैं कभी भी बहुत ज़्यादा मोटा बेस नहीं बनाना है, क्योंकि एक बार ये हमारा जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है, ग्लिटर हो या फिर हार्ट हो, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा आपका बेस बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। हो गया तो फिर जब आप इनकैप्सुलेट करेंगे तो आपका नेल कुछ ज़्यादा ही मोटा बनेगा, फिर उसको आपको बैठ के काफ़ी फाइल करना पड़ेगा, फिर आपका इनकैप्सुलेशन अच्छा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर भी यूज़ किया है, ड्राई फ्लावर भी यूज़ किया है। उसके बाद मैं एक बार मेरे को जितना मुझे चाहिए उतना अच्छा लगने लगा है तो मैं उसको क्लियर कोट से इनकैप्सुलेट करेंगे। ओके, तो अभी मैंने सारे ग्लिटर फ्लावर सब लगा दिए और जैसे मैंने लगाया मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया है, इतना ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्लियर एक्रिलिक लगा के उसको एनकैप्सुलेट कर दिया। और ये एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आप एनकैप्सुलेट करते तो जो आपने अरेंज किया है जो ग्लिटर फ्लावर वगैरह वो मूव नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है मूव हो सकता है तो एक छोटू सा क्लियर एक्रिलिक का बीड लेके आप उसको थोड़ा सा उधर सेट कर सकते हैं, उसके बाद वापस आप बड़ा बीड लेके इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। और एक टिप है, जब भी हम इनकैप्सुलेट करते हैं तो जब क्लियर से इनकैप्सुलेट करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रश को उसके ऊपर लेफ़्ट राइट चलाना नहीं चाहिए। जितना कम कांटेक्ट से हम उसको लेवल कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा ब्रश उसके ऊपर चलने लगा तो फिर हमको हमारा जो क्लियर एक्रिलिक है उसमें बबल्स फॉर्म हो जाएगा, फिर कभी भी वो एकदम क्लियर फिनिश नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली हमारा एक्रिलिक का क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए ताकि एकदम ग्लास जैसे फिनिश आ जाए। हमेशा इनकैप्सुलेशन में पॉलीजेल या बिल्डर जेल का क्लियर टाइप्स ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एकदम ही ग्लास जैसे फिनिश देता है। एक्रिलिक हल्का सा उनसे पीछे रहता है। अभी हमारा इनकैप्सुलेशन हो गया है, अभी हम करने जा रहे हैं दूसरा फिंगर। यहाँ पे मैं ओम्ब्रे करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपना कलर एक्रिलिक लिया है। यहाँ पे जो कलर एक्रिलिक मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्रिलिक है।
जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है, क्योंकि हमने जो फ्लावर और ग्लिटर यूज़ किया है वो भी ब्लू कलर का है, तो साथ में कॉम्बो अच्छे लगे इसलिए मैंने ब्लू कलर का एक्रिलिक सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे जो एक्रिलिक मैं यूज़ कर रही हूँ ये सिर्फ कलर एक्रिलिक नहीं है, ये ग्लो इन द डार्क, मतलब ये रात को आपको कुछ लाइट वगैरह भी नहीं दिखाना है, ऐसे ही रात को अपने आप ग्लो करने रहेगा। वो जो स्टिकर्स होते हैं ना बच्चे लोगों के कमरे में हम छत पे लगाते हैं जो रात को चमकता है, वो ऐसे समझिए ये ग्लो इन द डार्क एक्रिलिक पाउडर है। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो भी स्पेशल एक्रिलिक्स होते हैं जैसे कि कलर एक्रिलिक हो गया, ग्लिटर एक्रिलिक हो गया, ये सबको सेटिंग टाइम जो है, ये जो सूखने का या पॉलीमराइजेशन का जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ऐसे टाइम हो गया, जैसे समझिए 10-20 सेकेंड हो गया, फिर भी यहाँ पे मेरा बीड काफ़ी गीला है। ये मेरा बीड और पाउडर और लिक्विड कंसिस्टेंसी की वजह से नहीं है, ये इसका टेक्सचर ही ऐसा है। तो जब भी हम कुछ नए एक्रिलिक से काम करते हैं तो हमें पहले उसको समझना पड़ता है कि इसको कितना लिक्विड और पाउडर लिया तो ये सही तरीके से चलेगा, स्पेशली जब हम ऐसे स्पेशल पाउडर के साथ काम करते हैं उसी टाइम पे। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रही हूँ, पहला बीड लेके मैंने अपना लेंथ और शेप बना दिया है। यहाँ पे मुझे टेंशन नहीं है कि मेरा पहला वाला बीड कितना ओपेक आ रहा है या कितना थिक आ रहा है, मेरा थिकनेस बन रहा है नहीं बन रहा है, उससे मुझे अभी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक और बीड लेके उसका थिकनेस बना सकती हूँ। अभी फॉर्म्स लगा के जब हम नेल्स करते हैं तो यहाँ पे नेल का शेप, नेल का लेंथ, ये सब हम खुद बनाते हैं। वही टिप लगा के करते हैं तो टिप का ऑलरेडी शेप रहता है, उसके ऊपर हम प्रोडक्ट लगाते हैं, तो वहाँ पे हमें ये सब चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे सिर्फ टिप को सही तरीके से लगाना वो मैटर करता है। बट यहाँ पे थिकनेस, साइज, शेप सब हम खुद बनाते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, एक और बीड लिया और जैसे आप देख सकते हैं मैंने ओपेसिटी बिल्ड कर दिया है। तो ऐसे हम अपना नेल का थिकनेस जैसे हमें चाहिए हम बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ओके, अभी ये होने के बाद मैं एक और कलर का लिया, काइंड ऑफ न्यूड पिंक कलर है, इससे मैं ओम्ब्रे इफेक्ट करने जा रही हूँ। और ये लगाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये जो पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी काइंड ऑफ स्पेशल पाउडर था, ये नॉर्मल अपना कवर पिंक एक्रिलिक नहीं था। तो उसके चक्कर में मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ यहाँ पे एक प्रॉपर ओम्ब्रे बनाने में, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं बना। बट अगर आप पूछे जाओ कि आपको कैसा लगा तो मैं बोलूँगी ये और अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लगाया। और ओम्ब्रे जब भी करते हैं हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर को, हमारा जो दूसरा कलर है उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे फेडेड इफेक्ट देते हैं, और यहाँ पे मैंने वही किया है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ जगह पे ब्लू ज़्यादा दिख रहा है, फिर आगे फिर आपको मेरा न्यूड कलर और थोड़ा दिख रहा है। तो ये ऐसा नहीं आना चाहिए। मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे सिर्फ एक्रिलिक ओम्ब्रे कैसे करते हैं उसके ऊपर प्रॉपर पाउडर यूज़ करके, तब आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे आप बस देख लीजिएगा। तो ये करने के बाद एक बार ओम्ब्रे मेरा बन गया है, उसके बाद फिर हमारा जो कलर्ड एक्रिलिक है उसको मुझे वापस एनकैप्सुलेट करना है क्लियर पाउडर से। तो जब भी ये सब एक्सटेंशंस करते हो, जैसे ओम्ब्रे हो गया, एनकैप्सुलेटेड नेल्स हो गया, तो वो टाइम पे हमेशा नेल का थिकनेस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, क्योंकि हमें उसके ऊपर वापस क्लियर एक्रिलिक से कवर करना होता है। तो क्लियर के बाद जो थिकनेस है वो हमारा आइडियल थिकनेस होना चाहिए। तो उसका मतलब है पहले वाला लेयर्स को आपको कम थिक लगाना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत और एक्रिलिक लेके वो ओम्ब्रे इफेक्ट को थोड़ा और बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया आप अपना टाइम लेके बराबर से आप अपना काम परफेक्ट कर सकते हैं।
अभी हम जाते हैं अपना नेक्स्ट फिंगर पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जब पफ़ी नेल्स होता है वहाँ पे हम एक्रिलिक से कैसे नेल का फ्री एज बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ्री एज नहीं है, इसकी वजह से ना हम टिप लगा पाएंगे ना फोम्स लगा पाएंगे। तो ऐसे नेल्स में हम एक ड्राई बीड लेके ऐसे समझो ये हवा में हम बना रहे हैं बिना कोई सपोर्ट का। तो एक्रिलिक को यूज़ करके हम फ्री एज ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लाइंट का जो पफ़ी स्किन है उसको मैंने एक टेप लगा के पीछे की तरह खींच लिया है और चिपका दिया है। उसके बाद मैंने एक्रिलिक को हवा में ऐसे स्कल्प्ट किया है। और एक बार ये हो गया तो आप थोड़ा सा फाइल कर सकते हैं और उसके बाद वापस आप उसमें टिप या फोम जो भी आपको लगानी है आप लगा के एक्सटेंशन उसके ऊपर बना सकते हैं। तो जब भी अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया जिनके नेल्स पे आपको फ्री एज नहीं है, बहुत ही पफ़ी स्किन है, तो इस तरह आप उस नेल को फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये फिक्स करा है और इसके ऊपर मैंने एक्रिलिक लगा के पूरा एक्सटेंशन बना दिया है, वो भी फोम्स यूज़ करके। सारे नेल्स को बनाने के बाद मैंने फोम्स रिमूव कर दिया है और उसके बाद मैंने हैंड फाइल यूज़ करके एक रफ़ शेपिंग दिया है। मेरे नेल्स को ऑलरेडी एक ठीक ठाक शेप है, बट थोड़ा बहुत जो भी इम्परफेक्शंस है जिसको मैंने हैंड फाइल से थोड़ा लेवल कर दिया। उसके बाद मैं अपना इलेक्ट्रिक फाइल यूज़ करके उसको थोड़ा और फाइलिंग एंड शेपिंग दे देंगे। जिसे मैंने बताया जब हम एनकैप्सुलेशन वगैरह करते हो टाइम पे कभी कभी थिकनेस थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, तो हम इलेक्ट्रिक फाइल यूज़ करके उसको थोड़ा फाइल डाउन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान देना जो एनकैप्सुलेशन आपने किया है वो काफ़ी ऊपर, मतलब ग्लिटर आपका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, आपने सिर्फ हल्का सा ही क्लियर एक्रिलिक ऊपर लगाया है, तो ऐसे फाइल करेंगे तो आप अपना ग्लिटर जो भी मतलब आपने डेकोरेटिव आइटम यूज़ किया है वो भी फाइल ऑफ हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा जब भी एनकैप्सुलेशन करना है तो आपका बेस बहुत ही थिन होना चाहिए, उसके बाद आप क्लियर एक्रिलिक से आपका पूरा आर्किटेक्चर आप बिल्ड करोगे। यहाँ पे मैं एक सिरामिक बिट यूज़ करके पूरा फाइलिंग कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने बफर यूज़ करके थोड़ा सा फाइनल टचअप दिया है। देन मैं एक लिन फ्री वाइप और अल्कोहल यूज़ करके थोड़ा क्लीन कर देते हैं नेल्स को। टॉप कोट करने से पहले भी नेल अच्छे से क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे मैं जैसे बताया लिन फ्री वाइप और अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके सैलून में अगर वॉश बेसिन वगैरह है तो ये टाइम पे आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप अपना हाथ वॉश कर लीजिएगा। साबुन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पानी में आप हाथ धुलवा सकते हैं और उसके बाद आप टॉप कोट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट का नेल है सब तैयार हो गया है, अभी सिर्फ हमें टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट के लिए मैं यहाँ पे जो टॉप कोट यूज़ कर रही हूँ इसके बारे में भी मुझे आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना है। जेल में 2 टाइप का टॉप कोट होता है, एक नो वाइप टॉप कोट होता है जो ज़्यादातर पॉपुलर है, ज़्यादातर हम वही यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टॉप कोट होता है जो नो वाइप टॉप कोट नहीं होते। इसका मतलब है उसको लगा के क्योर करने के बाद उसको आपको अगेन अल्कोहल और लिन फ्री से क्लीन करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो उसके ऊपर एक टैकी लेयर होता है, मतलब एक चिपकू लेयर होता है चिपकने वाली, वो रहेगा। तो क्लाइंट का पे भी हाथ लगाएंगे उसमें सब चिपक जाएगा। तो आपको देखना है आपका टॉप कोट नो वाइप टॉप कोट है या सादा टॉप कोट है। सादा टॉप कोट है तो आपको उसको वाइप करना पड़ता है। ये वाला जो टॉप कोट है मैंने बाहर से लेके आई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया ये नो वाइप नहीं है। जब मैंने लगाया तभी मैंने रियलाइज़ हुआ ये नो वाइप टॉप कोट नहीं है। तो मैं भी ऐसा टॉप कोट पहली बार यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने रियलाइज़ हुआ इसको वाइप करना है। तो यहाँ पे ये लगा देता है, उसके बाद इसको आप 60 सेकेंड क्योर कर सकते हैं। क्योरिंग के बाद आपको अपना लिन फ्री और अल्कोहल से अच्छे से उसको रैप करके वो जो भी टाकी लेयर है वो आपको निकालना होता है। और जैसे वो निकालेंगे वो नॉर्मल नो वाइप टॉप कोट की तरह शाइन करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, जैसे आप देख सकते हैं। और लास्ट में मैं अपने क्लाइंट के फिंगर्स में थोड़ा क्यूटिकल ऑयल लगाया है और ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा आपको ये एक्सटेंशन कैसा लगा, और जो टिप्स मैंने शेयर किया अगर वो आपको हेल्प हुआ तो वो भी बता दीजिएगा। आपको हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। लाइक द वीडियो, शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आपको मैं जल्द ही दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।